चलिए जी, गुड आफ्टरनून। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में हमारे पास कौन से क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में। एक तो जो आप लोगों को आप लोगों को कल करवाई थी इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2, जिसमें हमने ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट निकालनी होती है ना, एक तो वो वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वो वाले क्वेश्चंस आते हैं 1, 2 या 3 नंबर में। कई बार फिलअप के तौर पर आ गया, कई बार वैसे ही 4 क्वेश्चंस दे दिए उन्होंने 0.5 मार्क्स का कि 2 नंबर के हैं, 4 पॉइंट, ड्यू डेट बताओ। या तो वो क्वेश्चंस आते हैं या तो मेनली आती हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए क्वेश्चन ये जो आपको आता है पेपर में, वो आता है 5 या 6 नंबर का। मतलब आप देख लो कि कम से कम इसी चैप्टर में से 6-7 नंबर का पेपर आ जाता होता है। थ्योरी में मैंने कल आपको बताया था, एक तो ड्रॉई वाला पेपर में आ जाता होता है क्वेश्चन, एक आ जाता है आफ्टर साइट वाला जो कल डायग्राम बनाया था, एक आता है बिल्स एक्सचेंज और प्रोमिजरी नोट का डिफरेंस। अब सबसे पहले बुक में हम एक प्रोमिजरी नोट वाला क्वेश्चन टॉपिक देख रहे हैं। बुक खोलना। कल मैंने आप लोगों को एडवांटेजेस भी पढ़ने के लिए दी थी, किसी ने पढ़ी है कि नहीं? दोबारा से लिख लेना, एडवांटेजेस पढ़ के आनी है कल। एडवांटेजेस के बाद ना एक टॉपिक है पेज नंबर 18.4 पे, प्रोमिजरी नोट। लिख देना एग्जाम क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। प्रोमिजरी नोट जो जो चीज़ें एग्जाम में थ्योरी वाले आती हैं वो ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट हिसाब से करवाता होता हूँ। प्रोमिजरी नोट एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आपको पता चल गया ना, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें साइन कौन कर देता है? सामने वाला पार्टी यानी कि बायर। किसको पकड़ा के रख देते हैं? वो सेलर को पकड़ा के रख देते हैं, क्या? ताकि ड्यू डेट पे वो पैसे दे सके। सेलर या तो ड्यू डेट तक उसको रखता है, बायर से पैसे ले लेता है, या फिर सेलर क्या करता था याद है? बैंक से डिस्काउंट करवा लेता था, या फिर एंडोर्स भी कर सकता है। ऐसे ही कितना प्रोमिजरी नोट होता है। प्रोमिजरी नोट ज़्यादातर फॉरेन में ज़्यादा ये यूज होता है, अपने इधर कम होता है। प्रोमिजरी नोट में क्या होता है? प्रोमिस होता है ना, प्रोमिस करना मतलब वादा करना, तो प्रोमिस से बना प्रोमिजरी नोट कि मैं आपको वादा करता हूं, आज आप मुझे कुछ उधार दे दो। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट पे मैं लिख के दे देता हूं, आई प्रोमिस टू पे यू दिस अमाउंट आफ्टर दिस मंथ या आफ्टर योर ऑर्डर या फॉर योर ऑर्डर। मैं कुछ अमाउंट आपसे उधार ले रहा हूं या सामान ले रहा हूं, मैं प्रोमिजरी नोट आपको लिख के दे रहा हूं, मैं प्रोमिस कर रहा हूं मैं आपको कुछ महीने के बाद पैसे दे दूंगा। आप लोगों की जेब में कोई नोट है, पैसे हैं? निकालो एक बार, जिसके पास भी है पैसे निकालो, 10 वाला, 20 वाला, 100 वाला, कोई भी नोट निकालो। वहां पे पढ़ो, देखो लिखा हुआ है प्रोमिस, आई प्रोमिस टू पे बियरर, आई प्रोमिस टू पे बियरर अ सम ऑफ रुपीज, जितने वाला नोट होता है उतना, उसका ये मतलब होता है। देखना मिल गया आप लोगों को? लिखा हुआ है ना? तो उसका ना मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये जो अपनी करेंसी है ना, ये प्रोमिजरी नोट का एक पार्ट होती है, जिसमें क्या होता है कि वो करेंसी किसी के हाथ में हो। आप मेरे को जब फीस देते हो, 500 वाला नोट दिया, मैंने आज तक कभी वहम किया नहीं यार इस नंबर का नोट नहीं मैं लूंगा या, या नए पुराने का नहीं ना। जिसके हाथ में वो नोट आ गया 10 वाला है तो उसकी वैल्यू 10 रुपये ही होगी। देखा जाए तो कागज तो सेम होता है, 100 के नोट का, 500 का, जो भी है, कलरिंग चेंज है ना। कागज भी सेम है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है तो 20 रुपये, तो आप उसको 20 रुपये ही मानते हो। 100 लिखा हुआ है तो 100 रुपये। उसका मतलब होता है कि ये एक तरह का प्रोमिजरी नोट होता है कि जिसके हाथ में भी वो पैसे आ गए ना, वो उसका मालिक होएगा। मतलब कि वो नोट, वो जो नोट है वो चीख चीख के बोल रहा है किसको? उसके मालिक को, जिसके हाथ में है, कि मैं आपको 20 रुपये या 100 रुपये देने का वचन देता हूं। मतलब आप 20 रुपये का कुछ भी ले लो, ये नोट चला देना, इसकी वैल्यू 20 रुपये है। 100 रुपये का कुछ भी ले लो, ये 100 का नोट चला देना, इसकी वैल्यू कुछ है। ये कौन वादा कर रहा है? ये वो जो करेंसी है ना, नोट, ये वादा कर रही है अपने मालिक को। ऐसे ही सेम प्रोमिजरी नोट होता है। प्रोमिजरी नोट में क्या होता है कि आप उधार पे पैसा ले लो या कुछ भी, फिर बदले में आप उसको लिख के दे देते हो कि आई प्रोमिस टू पे यू दिस अमाउंट आफ्टर दिस मंथ और ऑन योर ऑर्डर, या जैसे ही जिसको आप ऑर्डर करोगे। किसमें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी यही होता है। बिल्कुल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यही होता है। वहां पे सामान उधार लेते हैं, यहाँ पे आप कई बार पैसा भी उधार ले लेते हैं। वहां पे तो अपने गुड्स बेची होती है ना उधार पे। हाँ, नोट सेम बनेगा आप कह सकते हो, लेकिन उसकी हेडिंग होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि मैंने इतने का सामान बेचा, इतनी गुड्स हैं, यहाँ पे इतना उधार लिया है, ऐसे हो सकता है। आप इसको बस इतना डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। पढ़ के देखते हैं। सम टाइम परचेजर ऑफ द गुड्स, यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला? परचेजर ऑफ द गुड्स है या डेटर हिमसेल्फ राइट अ नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो सेलर बनाता है प्रोमिजरी नोट बायर खुद बना रहा है, वो खुद ही वादा करके दे रहा है।
पहला डिफरेंस तो ये हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? सेलर, जिसने सामान बेचा। और ये पढ़ के देखो ये कौन बना रहा है? परचेजर ऑफ द गुड्स। डेटर हिमसेल्फ साइन, और उसके ऊपर साइन कर देते हैं और गिव्स इट टू द सेलर ऑफ द गुड्स। जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज इससे उल्टा था, बना कौन रहा था? सेलर, साइन कौन कर रहा था? बायर। रख कौन रहा है? दोनों ही केसेस में रख तो सेलर ही रहे। क्यों? क्योंकि उसके पास ही तो प्रूफ होना चाहिए। आगे पढ़ना। इट इज कॉल्ड अ प्रोमिसरी नोट अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अ प्रोमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। कह रहे हैं ये करेंसी नोट को नहीं मानेंगे हम, रुपीस को। वो जो मैंने आपको करेंसी नोट बताया ना, 100 रुपए 200 रुपए, वो तो मैंने एज एग्जाम्पल बताई टॉपिक समझने के लिए। तो प्रोमिसरी नोट आपका कोई करेंसी नहीं होगी, अलग से एक डॉक्यूमेंट होएगा। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर, मेकर के नीचे लिखो बायर, मेकर के नीचे लिखो बायर, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, या फिर उसके ऑर्डर पे। ये वर्ड भी जरूर लिखना अगर पेपर में आता है। या तो आपके कहने पे मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा, या आपके ऑर्डर पे। फीचर पढ़ के देखो क्या है, राइटिंग में होना चाहिए बस, बाकी आप अपने आप पढ़ लेना, बाकी सेम वैसा ही है। अब प्रोमिसरी नोट का भी स्पेसिमेन है, अगर पेपर में आ गया तो देखो सेम सा नहीं है बिल्कुल, देखो सिमिलर सा ही हो गया ना। यहाँ पे भी जिसने बनाया ये उसका नाम आ गया, साइंड कर रहा है प्रेम किशोर। प्रेम किशोर कौन था? मेकर था। अब यहाँ पे उसका ना उसका आ गया, ये वाला उसका आ गया जिस जो बना रहा है, मेकर यानी कि बायर का। लिख लेना यहाँ पे मेकर यानी कि बायर, क्योंकि इस केस में जो ये है ना मेकर, वो बायर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर था वो सेलर था। हाँ, इसको अपन दे रहे हैं, ये सेलर है, ये हो गया सेलर, मतलब इसको पैसे मिलने हैं। तो मैं प्रोमिसरी नोट किसको लिख रहा हूँ यार? आप प्लस वो इंग्लिश में एप्लीकेशंस नहीं लिखते, टू द क्या लिखते हो? प्रिंसिपल ना। तो ये हो गया टू द करुणा सागर, मतलब मैं ये प्रोमिसरी नोट किसके लिए बना रहा हूँ? करुणा सागर के लिए, मतलब वो मेरा क्रेडिटर है, मतलब मैंने उसको पैसे देने हैं। ठीक है, तो यानी कि सेलर हो गया। बाकी तो देखा जाए तो सिमिल सही हो गया ना। पिछले वाले में मैं एक बार के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज का निकालता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यहाँ पे सेलर का आ रहा था, मतलब देखा जाए जो मेकर है ना, जो बना रहा है, उसका डेटा आता है इस तरफ, बात ही खत्म। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कौन बनाता है? सेलर, तो यहाँ पे सेलर का डेटा आ जाएगा, यहाँ पे बायर का डेटा। प्रोमिसरी नोट में कौन बना रहा है? बायर, तो यहाँ पे बायर का डेटा आ जाएगा। देखो यहाँ पे बायर का डेटा आ गया जी समझ। इसका जो डिफरेंस है लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम ई डाल दो यहाँ पे। प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस आ चुका है। अब हम कर रहे हैं कॉपी पे नोट्स। थ्योरी अभी के लिए मेरे को इतनी करवानी थी। आज आपको पता है कैसे करना है जी? आज हमने जर्नल एंट्रीज करनी है, जो मैंने आपको अभी अभी बोला था। पेपर में क्वेश्चन जो आता है 5 या 6 नंबर का आता है, सीधा सीधा। यहाँ पे तो 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन ही नहीं डालते स्कूल वाले, सीधा 5-6 नंबर का क्वेश्चन ही डालते हैं। इवन मुकत वालों का 6-6 नंबर का आता है। अब आप लोगों की जो कॉपी होती है ऐसे होती है ना। हाँ जी, पुराने मेरे को पता नहीं, वो तो आपके स्कूल वाले बताएंगे। एक दो डाल सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट जैसे जर्नल हो गया या जीएसटी हो गया या ट्रायल बेंच, तो पिछली बार आपको था भी नहीं ना, तो वो तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे आपकी कॉपी होती है, एक लेफ्ट वाला पेज होता है, एक राइट वाला पेज होता है, तो दोनों को यूज कर लेना। ठीक है, कॉपी का एक पेज मैं एक बार के लिए, हाँ जी, जहाँ से नोट छुड़वाए थे। अब जैसे आपकी ये कॉपी है, एक पेज आप ये वाला यूज कर लेना पूरा, एक ये वाला, लेकिन आमने सामने, मतलब पहला सेलर हो गया, दूसरा बायर। पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे किसी ने सामान बेचा, ए ने बी को, ए कौन है? सेलर, बी कौन है? बायर। तो दोनों की बुक्स बनानी आ जाती हैं कि ए क्या एंट्री करेगा, बी क्या एंट्री करेगा। मैं आपको 3 एंट्री बता रहा हूँ पहले, सबसे सौखी, लेकिन आती बहुत सारी एंट्रीज है। ए सबसे पहले क्या करता है जी? ए सबसे पहले सामान बेचेगा, कैश नहीं ना, उधार पे सामान बेच रहे हैं। इस चैप्टर का मतलब ही क्या है? इस चैप्टर का मतलब उधार पे है ना, तो ए अकाउंट डेबिट टू सेल। फिर ऐसे बी तो परचेज कर रहा है ना, तो बी के लिए एंट्री क्या बनेगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू ए। पहली एंट्री होती है ये सेल की एंट्री करेगा, ये परचेज की। दूसरी एंट्री में इसको बिल मिलेगा, ये बिल पे करेगा। ये बिल रिसीवेबल की एंट्री करेगा, ये बिल पेबल की। तीसरी एंट्री में अभी ना मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि हम वेट करेंगे 3 महीने। 3 महीने के बाद जो बायर है वो इसको पैसे देने आ जाएगा, तो इसको पैसे मिल जाएंगे, तो ये बिल रिसीवेबल फाड़ देगा।
वो पैसे पे कर देगा, वो अपना बिल पेबल फाड़ देगा। 3 एंट्री समझ में आ गई। सेलर पहली एंट्री क्या करेगा, सामान बेचने की, दूसरी बिल रिसीवेबल मिलने की, तीसरी कैश मिलने की। सोचो बायर कौन कौन सी एंट्री करेगा। एक्सेप्टेंस नहीं, मैच्योरिटी हो गई। एक्सेप्टेंस तो नंबर 2 पे होएगी ना जब बिल लिखेंगे। बायर क्या एंट्री करेगा, पहले परचेज की, फिर बिल पेबल की। तो जब सेकंड एंट्री बिल पेबल की कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। थर्ड में तो पेमेंट हो रही है, लास्ट में 3 महीने बीत गए, पेमेंट हो गई। 3 एंट्रीज ये तो होंगी, हो ही सकती हैं। लेकिन और क्या हो सकता है, सेलर जो है वो पहले ही बिल को डिस्काउंट करवा ले, तो वो डिस्काउंट वाली एंट्री कर सकते हैं। या फिर सेलर क्या कर सकता है, उस बिल को एंडोर्स कर सकता है। इसलिए एक लेफ्ट वाले पेज पे हम सेलर की एंट्रीज करेंगे, राइट वाले पेज पे बायर की। बुक में अगर आप देखोगे ना पेज नंबर 18.8 पे, बुक 18.8 पे देखना, ऊपर दिख रही है आपको जर्नल एंट्रीज। इन्होंने एक ही पेज में एडजस्ट कर दी ना, हम इतना नहीं करेंगे, हम अपना साफ सफाई से करेंगे। वैसे हमारा अभी इस टर्म का पहला चैप्टर है तो ढंग से करेंगे हम, ठीक है। तो एक पेज पे मैं एंट्रीज कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ सेलर, लेफ्ट वाले पेज पे पहले ऊपर लिख लो इन द बुक्स ऑफ सेलर, और यहाँ पे हो गई इन द बुक्स ऑफ बायर, सेकंड वाला सामने वाला पेज। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे मैं लेफ्ट राइट पेज किसको बोल रहा हूँ, है ना। नहीं नहीं नहीं, इसको तो मिस कर दो, अगले पेज पे आ जाओ जैसे प्रिया ने किया हुआ। मैं क्या आप दिखाना, हाँ मतलब वो वाला पेज हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ सेलर, ये वाला पेज हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ बायर। अब इसके बाद आप लोगों ने बना लेना है जी फॉर्मेट, दोनों साइड जर्नल का फॉर्मेट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पहले देखो सेलर क्या एंट्री करेगा, सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड, फर्स्ट एंट्री मेरी क्या होने वाली है, जब गुड्स हम बेचेंगे ना, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये चैप्टर तो बात ही यही करेगा क्रेडिट की। अगर देखो क्रेडिट पे ना होके कैश पे होता फिर तो बिल की बात ही ना होती, बात ही खत्म। तो पहली एंट्री हो रही है मेरी ये, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। बताओ क्या एंट्री करेंगे। अब मैंने ए और बी नाम नहीं यूज किए, अगर जर्नल बतानी हो क्या एंट्री बनेगी, डेटर्स, मतलब जिसको हम सामान बेचते हैं। अगर तो उसका नेम दिया हुआ है फिर तो नेम लिख लेंगे, नेम नहीं दिया होता तो हम सामान किसको बेचते हैं, कस्टमर को ना। कस्टमर का दूसरा नाम क्या होता है, डेटर। तो एंट्री बन जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पहली एंट्री मेरी खत्म होगी। नरेशन में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ऊपर मैंने हेडिंग एक ही बार डाल दी ना, व्हेन गुड्स आर सोल्ड। अगर नरेशन लिखनी होगी क्या लिखूंगा, बीइंग गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। नरेशन समझते हो ना, बीइंग गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो ऊपर मैंने हेडिंग एक ही बार डाल दी, इन द बुक्स ऑफ सेलर होगी। अब यही अमाउंट मेरे को बताओ बायर क्या करेगा एंट्री। हाँ पहले हेडिंग डालो, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड। अगर अगर वो बंदा सामान बेच रहा है तो ये खरीद रहा होगा ना, तो इसकी खरीदने की एंट्री क्या बनेगी, खरीदने की एंट्री बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट। हम सामान किससे खरीदते हैं, सप्लायर से। सप्लायर का वो क्या बोलते होते हैं, क्रेडिटर। कस्टमर को हम बोलते होते हैं डेटर। तो इससे हमने 100 रुपये का सामान खरीद लिया। चीज़ समझ में आ रही है, आमने सामने एंट्रीज आ रही है, देखो मेरी जैसे स्क्रीन पे आमने सामने है, तो इस हिसाब से करना कि एक दूसरे के आमने सामने दिखती रहे। चलो जी, फर्स्ट वाला बंदा कह रहा है जी मैंने सामान बेच दिया, अब मेरे को क्या मिलेगा, बिल मिलेगा बायर से, ठीक है। सेकंड एंट्री, व्हेन बिल इज रिसीव्ड। वो कहता जी मेरे को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, चाहे आप मेरे को पैसे 3 महीने के बाद दे देना, लेकिन मेरे को बदले में कोई डॉक्यूमेंट दे के जाओ, ताकि कल को मेरे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। तो व्हेन बिल इज रिसीव्ड फ्रॉम बायर,
अच्छा, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? सेलर की बुक्स बना रहे हैं ना। सेलर यानी कौन हो गया मेरा? ड्रोर। सेलर को हम क्या बोलते हैं? ड्रोर। सेलर के लिए इस बिल को क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल के बिल पेबल? रिसीवेबल ना, क्योंकि इसको तो पैसे मिलने हैं, तो लिख देना ब्रैकेट में BR। मैं किसकी जर्नल एंट्री सोचना, क्या एंट्री बनेगी वैसे? बिल मिल रहा है, वैसे करवाई नहीं है मैंने एंट्री, लेकिन कुछ गैस करो। बोलो आगे। कोई और बोल सकता है जी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। हाँ, बिल रिसीवेबल मेरे को किससे मिल रहा है? अपने डेटर से मिल रहा है ना, तो टू डेटर कर दो। डेटर मतलब कि गिवर हो गया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। टू डेटर्स अकाउंट। अब देखो, डेटर ऊपर एक बार के लिए डेबिट हुआ था ना, पहली एंट्री में देखना, डेटर डेबिट हुआ था, अब क्रेडिट हो गया, मतलब डेटर का अकाउंट क्लोज हो गया। अब मेरे पास क्या है? बिल रिसीवेबल है। कितने का? 100 रुपए का। समझ लो मनन मेरा डेटर्स है। मनन ने मेरे को अगर बिल रिसीवेबल, मेरे को अगर बिल रिसीवेबल मिला है, तो ऑब्वियसली सामने वाले ने पे किया होगा ना। तो बायर क्या एंट्री करेगा? बिल रिसीवेबल के बिल पेबल? व्हेन, पहले हेडिंग डालो, पहले हेडिंग व्हेन बिल्स पेबल, व्हेन बिल्स पेबल इज गिवन टू डेटर। डेटर नहीं, यहाँ पे तो क्रेडिटर आएगा ना, क्योंकि इसके लिए तो क्रेडिटर है ना सामने वाला बंदा। मैंने क्रेडिटर से सामान खरीदा था, मैंने क्रेडिटर को कैश नहीं दिया, मैंने क्रेडिटर को बिल दे दिया ना, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर मैंने यहाँ पे उसको कैश दिया होता तो एंट्री पता क्या बनती? अगर मैंने उसको बिल ना दिया होता, कैश दिया होता, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब जो चीज मैं दे रहा हूँ वो आ जाएगी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल दे रहा हूँ तो टू बिल पेबल। कैश दे रहा होता तो क्रेडिटर टू कैश। अच्छा, अगर चेक दे रहा होता तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाता। अच्छा, अगर मैं मशीनरी देता तो? पूरी एंट्री बोलो। अगर मैं मशीनरी देता तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मतलब जो चीज दे रहे हो वो क्रेडिट में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे लिखो, बिल पेबल क्या है? लाइबिलिटी फॉर बायर, सो क्रेडिट। लाइबिलिटीज हमेशा कहाँ पे आती हैं? क्रेडिट साइड पे। बिल रिसीवेबल क्या है? सामने वाले के लिए एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट में आती है। देखो, बिल रिसीवेबल डेबिट में आया है, तो बिल रिसीवेबल के ऊपर कहीं पे अगर जगह है तो एडजस्ट कर देना एसेट। बिल रिसीवेबल मेरी क्या होती है? एसेट होती है। एसेट हमेशा डेबिट में आती है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट में। तीसरी एंट्री में अगर वेट कर लेता है 3 महीने, 3 महीने का उधार था, उसने वेट कर ली, तो लास्ट में पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म। अल्टीमेटली तो मेरे को पैसे चाहिए होते हैं ना। व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी डेट, या ड्यू डेट लिख लेना, कुछ भी लिख लो, ऑन मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट। बताओ, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, कैश डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। अगर चेक मिल रहा होता तो क्या डेबिट करता? बैंक। तो मैं ओब्लिक डाल के लिख रहा हूं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। टू में क्या आएगा? बिल रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि अब मैं क्रेडिटर नहीं लिखूंगा, डेटर नहीं लिखूंगा, डेटर तो ऊपर हो गया ना। डेटर ऊपर एक बार डेबिट में हो गया, एक बार क्रेडिट में, खत्म हो गया। अब मेरे को पैसे मिलेंगे, किस चीज के अगेंस्ट पैसे मिल रहे हैं? बिल के अगेंस्ट ना, वो बिल फाड़ देंगे। तो टू बिल रिसीवेबल को अब कैंसिल कर दो, पैसा आ जाएगा, बिल को कैंसिल कर दो, तो पैसे को डेबिट कर दो। जब बिल को कैंसिल करोगे मतलब बिल चला गया ना, तो टू बिल रिसीवेबल। मेरे को पूरा 100 रुपया मिल गया, कहां से? अपने डेटर से। ये बंदा थर्ड एंट्री क्या करेगा? ये पैसे दे रहा है ना तीसरे नंबर पे, व्हेन पेमेंट इज मेड टू क्रेडिटर, व्हेन पेमेंट इज
मेड टू क्रेडिटर, ये बंदा पैसे दे रहा है अपने क्रेडिटर को। क्रेडिटर थोड़ी डेबिट आएगा यार, ये तो अपना बिल पेबल के अगेंस्ट देगा ना, क्रेडिटर डेबिट हो तो चुका है ऊपर, डेबिट टू कैश। क्योंकि देखो अगर आप क्रेडिटर बोलोगे ना मनन, पहली एंट्री पढ़ो क्या लिखी हुई है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, फिर आपने क्रेडिटर को कैंसिल करके उसको बिल नहीं दे दिया तो क्रेडिटर तो खत्म हो गया ना। देखो क्रेडिटर एक बार यहाँ पे क्रेडिट में आया है, अगली एंट्री में डेबिट में आया, कोई भी एक अकाउंट अगर क्रेडिट और डेबिट में आ जाए मतलब वो अकाउंट तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि क्रेडिटर को आपने बिल दे दिया है। अब यहाँ पे क्या चीज जिंदा बची हुई है, बिल, तो बिल के अगेंस्ट आप पैसे दे रहे हो, तो एंट्री क्या बनेगी, अब बिल पेबल पहले क्रेडिट हुआ पड़ा था ना, अब बिल पेबल को आप कैंसिल कर रहे हो तो अब डेबिट कर दो, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक दे रहे हो तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो भी आप बैंक भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो ना, आप कैश मत लेना, बैंक लेना। सर इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है आजकल ना सारी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू चलती हैं, गवर्नमेंट वरना मना कर देती है, गवर्नमेंट कहती है कैश में नहीं करना, जो करना है चेक के थ्रू, गूगल पे के थ्रू, बैंक के थ्रू करो। 3 एंट्री समझ में आ गई। सेलर की एंट्रीज देखते हैं, सेलर ने सबसे पहले सामान बेचा, फिर बिल मिला, फिर पैसे मिल गए। बायर ने क्या किया, पहले सामान खरीदा, फिर बिल पेबल दिया, फिर बिल पेबल की पेमेंट कर दी। सेलर की पहली एंट्री क्या होती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, फिर उसको बिल मिल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, फिर उसको पैसे मिल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब देखो मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, पहली एंट्री में डेटर क्या हुआ था, पहली एंट्री में डेबिट हुआ था और दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो गया, तो देखो डेटर से डेटर तो कैंसिल हो गया ना। सर कैंसिल का मतलब कोई भी अगर एक एंट्री डेबिट में और वही सेम अमाउंट से क्रेडिट में आ जाए मतलब वो अकाउंट नील हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे देखो और कौन सा अकाउंट नील हुआ है पहली दूसरी तीसरी एंट्री में, बिल रिसीवेबल सेकंड एंट्री में डेबिट हुआ था, थर्ड एंट्री में क्रेडिट हो गया, तो बिल रिसीवेबल एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया, वो भी नील हो गया। क्या सेल 2 बार आया है, सेल एक ही बार आया है और कैश भी एक ही बार आया है, एंट्री क्या बच गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अल्टीमेटली तो मेरी एंट्री यही तो होती है। अल्टीमेटली सोच के देखो, अगर ये क्रेडिट वाला बिल्स पेबल वाला चक्कर ना होता, मैंने किसी को सामान बेचा, सामान बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश पे बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इस एंट्री में देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ही तो बच गया है, डेटर एक बार डेबिट हुआ था, एक बार क्रेडिट हो गया, BR एक बार डेबिट हुआ था, एक बार क्रेडिट हो गया। तो जब कोई चीज एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट होती है ना, उसको बोलते हैं नील हो जाना, मतलब कि कैंसिल हो जाना। देखो समझ पा रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ऐसे ही परचेज वाले को अब आप मेरे को कट करवाओ, परचेज में क्या से क्या कट हो गया। सबसे पहले था परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, आगे क्रेडिटर टू बिल पेबल, पहले क्रेडिटर से क्रेडिटर कट हो गया, कौन कौन सी एंट्री में, इधर देखना ठीक कर रहा हूं मैं, यहां से क्रेडिटर क्रेडिट में था, यहां से डेबिट में था, कट गया। आगे क्या कट रहा है, बिल पेबल एक बार क्रेडिट में आ रहा है, एक बार डेबिट में आ रहा है, बिल पेबल से बिल पेबल भी कट गया। एंट्री क्या बचेगी, सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, या बैंक। अब बायर के हिसाब से सोच के देखो, अगर ये क्रेडिट का जमाना ना होता, कैश पे सामान खरीद रहा होता, अल्टीमेटली एंट्री यही होती है ना, तो अल्टीमेटली यहां पे भी तो यही बच रही है, लेकिन बस रूट हो गया 3 एंट्रीज के थ्रू, अल्टीमेटली एंट्री वही की वही है। सेल वाले की एंट्री क्या बच रही है, कैश टू सेल, इसकी क्या बन रही है, परचेज टू कैश। बाकी तो अकाउंट नील हो गए ना, कट गए। देखना एक बार समझ में आ गई आपको एंट्रीज, एक बार ये वाली एंट्रीज को गो थ्रू करो। देखो अगर ये वाली एंट्रीज में अगर कोई डाउट है पहले तीनों एंट्रीज में। डन। अब सेलर की बुक्स में कर रहे हैं सिर्फ हम 2 और एंट्रीज, क्योंकि सेलर क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3A लिख रहा हूँ, 4 नहीं लिख रहा मैं। 3A का मतलब होता है या तो एंट्री नंबर 3 आएगी या 3A।
अच्छा, सेलर अपने उस बिल का क्या क्या कर सकता है? एक तो हमने ये देखा कि वेट करके उसको पैसा मिल जाएगा, बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है ना। तो हेडिंग बनेगी इफ बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक देखना वर्ड ठीक लिख रहा हूं, बिफोर मैच्योरिटी या फिर बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि ये कह रहा है मेरे से नहीं वेट होता भाई, ये तो 100 रुपये है ना अल्टीमेटली। हाँ जी। हाँ, इस पे नॉर्मली देखो बैंक से बैंक वेरी करता है, अल्टीमेटली जो होता है 8 से 12% के बीच की रेंज होती है। अब नहीं होते 6, जो हमें बैंक से पैसा मिलना है उसके ऊपर मिलता है 3, 4, 5%। ठीक है, अलग अलग होते हैं। जब हमें पे करना पड़ता है ना, पे करना होता है वो 8 से 12 के बीच में फॉल करता है। यही तो बैंक वालों का कमाई है, बैंक वालों की कमाई तो यही है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर मैंने बैंक से पहले ही पैसे निकलवा लिए सेलर ने, क्या एंट्री बनेगी? कैश नहीं लिखना, बैंक से पैसे मिलेंगे तो बैंक लिखेंगे। डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो आएंगे ना। बैंक अकाउंट डेबिट फॉर एग्जांपल मुझे मिले 93 रुपीज, सिर्फ 7 रुपए बैंक वालों ने कमीशन काट ली। कमीशन को लिखते हैं डिस्काउंट या कमीशन लिख दो। बुक में जो वर्ड आएगा बाद में लिख लेंगे, अभी के लिए मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है। कितनी कमीशन कटेगी? 7 रुपए ना। मेरा लॉस है कि मेरी इनकम है 7 रुपए? बैंक की नहीं, मेरी लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट में होते हैं नॉमिनल रूल के हिसाब से, है ना। तो ये मेरे लिए क्या है, मैं साइड पे लिख लूंगा, ये मेरे लिए लॉस है 2। अच्छा मेरे को किसके अगेंस्ट पैसे मिले हैं? बिल रिसीवेबल। बैंक वाले कहेंगे बिल मेरे को पकड़ा जा, पैसे ले जा, तो अब मेरे से बिल रिसीवेबल खत्म हो गया, तो 2 बिल रिसीवेबल। बैंक वाले कहेंगे बिल तो पूरा 100 रुपए का पकड़ा के जा, तभी तो हम उसके बदले में 93 रुपए दे रहे हैं आपको, 93। कौन से वाला? जिसने देने हैं। हाँ, वो पैसे ले गया। हाँ, वो बैंक को देने नहीं आया। तो बैंक फिर उसके अगेंस्ट केस करेगी। बड़ी सारी चीजें होती हैं, बैंक की फॉर्मेलिटीज होती हैं। मतलब इतनी जल्दी आप स्कैम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको करना ही है फिर तो उसको कोई रोक नहीं सकता। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि कोई धोखेबाज को रोक जाए। जिसने करना है वो जैसे मर्जी करके चला जाएगा। अगर आप जेन्युइन वे में देखें, जेन्युइन वे में, ठीक है, कोई भी बंदा एक बिल की ट्रांजैक्शन को खाने के लिए या धोखा देने के लिए अपनी दुकान नहीं बंद करेगा। क्योंकि जिसकी दुकान है, सोच के देखो, एक जेन्युइन बंदा सोचो पहले तो, जिसकी दुकान है उसकी तो कई सालों से चल रही होगी और कई सालों तक चलती रहेगी, मेरी रोजी रोटी है ना। पहली बात तो ये होता है मार्केट में कोई बंदा ऐसे एक ट्रांजैक्शन को खाने के लिए अपनी दुकान नहीं बंद करता। दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं कि अगर कोई बंदा है ही फ्रॉडी, तो सबसे पहले तो सेलर उसको इतनी जल्दी जल्दी उधार पे देगा ही नहीं, है ना। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो उसने दे दी। हम्म लेकिन वो सारा कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट पे होता है ना, एफिडेविट लगता है, स्टैम्प टिकट लगती हैं, उसका सारा आधार कार्ड, केवाईसी, एड्रेस, सारा कुछ एक दूसरे के पास डॉक्यूमेंट होते हैं, बंदों के पास पूरे प्रूफ होते हैं। अब जैसे आपके पापा क्या करते हैं? किस चीज की दुकान है? कपड़े की दुकान है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजपुरा में भी वो किसी 2-3 कपड़े वालों को सप्लाई करते हैं उधार पे, क्या वो बिल्कुल ही बिना उसकी इंक्वायरी की ये सीधा दे देंगे? मतलब एक कस्टमर आया आपके पास, संभाल लेगा, कहता जी मेरी ना होलसेल रिटेल की दुकान है, आपका होलसेल का काम है, मेरे को 2.5 लाख का माल दे दो, मैं आपको पैसे अगले हफ्ते दे दूंगा। आपके पापा बिल्कुल बिना इंक्वायरी करे दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो बंदा, जो दुकानदार होते हैं वो थोड़ी बहुत इंक्वायरी करने के बाद ही देते हैं। इसलिए फ्रॉड होने के चांसेस रहते हमेशा हैं, लेकिन कम होते हैं। अगर मैं बिल्कुल मार्केट की बात करूं, अब जैसे मेरे पापा हैं, अब मेरे पापा कैथल से माल लेते हैं, हमारा लक्कड़ का जो सामान आता है कैथल से आता है, वो भी उधार पे आता है। लेकिन वो सामने वाला बंदा 10 लाख का ट्रक भिजवा देता है, या तो उसने मेरी दुकान देखी हुई है कि हाँ यार पिछले कई सालों से दुकान है, तभी देता है ना। तो मतलब मार्केट में थोड़ी चीजें ट्रस्ट पे तो चलती ही चलती हैं, थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम जान पहचान वालों को ज्यादा देते हैं, ये चीज होती है। तीसरे नंबर ए हो गया, या फिर हो गया 3B। 3B याद है मैंने कल आपको क्या लिखवाया था? इफ बिल इज एंडोर्स। ये सेलर वाले में लिखना, इफ बिल इज एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी।
हाँ जी, नहीं वैसे थोड़ी और भी होती हैं। अभी के लिए मेरा इतने से काम सर जाएगा। अभी अभी जो जितनी इलस्ट्रेशंस आगे करनी है ना मेरे को, अभी के लिए मेरे इतने से काम चल जाएगा। अगर मैंने उसको दे दिया, ठीक है, समझ लो एंडोर्सी का नाम है सी, तो सी अकाउंट डेबिट यानी कि एंडोर्सी अकाउंट डेबिट। एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, मैंने उसको क्या दे दिया, बिल रिसीवल, तो 2 आ जाएगा बिल रिसीवल। 3A 3A 3B एंट्री में तीनों में क्रेडिट बिल रिसीवल हो रहा है। या तो बिल रिसीवल के अगेंस्ट आपको कैश मिल जाएगा, सामने वाली पार्टी दे देगी, या बैंक दे देगा, या आप उसको दे दोगे बिल, एंडोर्सी को। आपने किसी को 100 रुपये देने थे, आपने 100 रुपये का बिल पहुंचा दिया, आगे बात खत्म। अब कर रहे हैं जी हम इलस्ट्रेशन नंबर, आओ आप लोगों का कोई डाउट है तो पूछ लो। आ रहा है समझ? गुरुकिरत थ्योरी होगी वो वाली, प्रिंसिपल्स वाली सारी। हम्म, लेजर चैप्टर, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा मेरे को अच्छे से। लेजर का चैप्टर बोल रहे हैं? फिर वही लेजर का चैप्टर हो गया ना, उसको अभी छोड़ दे, वो भी बताया ही नहीं। चैप्टर को मिक्स मत कर, अभी वो भी करवा दूंगा। एमसीक्यूज आने हैं इसलिए उसकी नौबत ही नहीं आएगी। जो एमसीक्यूज आने हैं इसलिए मैं उसी के हिसाब से सारी तैयारी करवा रहा हूँ। अभी एमसीक्यूज खत्म करो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आओ। ऑन 1 जनवरी 2019 एक्स सोल्ड गुड्स। अब ना नोट्स वाले पेजेस को आगे टर्न करो, और जहाँ पे कल हम इलस्ट्रेशंस कर रहे थे वहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नोट्स वाली जगह है। तो अपने वो 2-3 पेज जो बचे हुए हैं उसको आगे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन द सेम डेट, वाई ड्रॉज अ बिल। वाई ने एक बिल लिख दिया वाई उसको 3 मंथ का। वाई ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया और एक्स को वापस दे दिया। ये तो हमें पता ही है कहानी। वाई तो सिर्फ एक्सेप्ट करके साइन लिख देगा ना, रखेगा कौन? सेलर। सेलर कौन है यहाँ पे? एक्स। एक्स है यार, ऐसे ना करो, पहली लाइन पढ़ के देख लो। एक्स सोल्ड द गुड्स, एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। ये थर्ड एंट्री है, थर्ड ए है कि थर्ड बी है? देखें जी, किसी को समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स रिटेन्ड द बिल टिल द ड्यू डेट। ये 3 है, 3A है कि 3B? उसने वेट किया, मतलब कि ना उसने डिस्काउंट कराया ना इंडोर्स किया। एंड वाई मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। वाई मीट द बिल का मतलब होता है वाइट ने पैसे पे कर दिए। पास जनरल एंट्री, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बोथ दो पार्टीज। अभी के लिए मैं लेजर नहीं करवा रहा, अभी के लिए मैं सिर्फ एंट्रीज करवा रहा हूँ। तो कॉपी पे लिखो, सबसे पहले एक्स की बुक में कर लेते हैं। अब इकट्ठे मत करना अलग अलग, ऐसे जैसे मैंने आपको पहले करवाई थी ना, ऐसे अलग अलग पेजेस पे। अब पहले एक्स की कर लेते हैं, फिर वाई की कर लेंगे। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पहले लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स कौन है, ब्रैकेट में लिख देना सेलर, चाहे तो आप ड्रॉर भी लिख सकते हो। देखना कौन सी डेट पे सामान बेचे हमने, 1/1/19 को। देखना 1/1/19 है ना, पहली एंट्री क्या होगी, एक्स ने सामान बेचा है, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब पर्सन के नेम दिए हुए हैं तो डेटर नहीं लिख रहे, वाई लिखेंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सामान देखना कितने का बेचे, 50,000 का। अभी के लिए मैं नरेशन भी स्किप कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद बिल लिख दिया। बिल तो सेम डेट पे ही लिखेंगे ना जिस दिन सामान बेचा है। बताओगे एक्स को बिल मिल रहा है कि पे कर रहा है, तो उसके लिए बिल रिसीवेबल हो गया। तो बिल रिसीवेबल मेरी एसेट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है किससे मिल रहा है मेरे को बिल? वाई से, तो टू वाई अकाउंट 50,000।
अच्छा, अब देखते हैं कि अगली डेट कौन सी आएगी, देखते हैं कौन बता पाता है। मैच्योरिटी डेट पे मेरे को पैसे मिल रहे हैं, तो मेरे को पहले तो मैच्योरिटी डेट बताओ। प्रिया, बुक में नहीं देखना। टाइम पीरियड देखो अपनी बुक के क्वेश्चन में। 3 मंथ्स हैं, तो 1 जनवरी के 3 मंथ निकालो। 4/4/19 इज द राइट आंसर। सर 4/4/19 कैसे आया? 3 डेज, 3 डेज ग्रेस पीरियड, कल किए थे ना क्वेश्चन, 3 डेज ग्रेस पीरियड के। अब मेरे को पैसे मिल गए, क्या एंट्री करूंगा? कैश की जगह जैसे मैंने आपको बोला ना, बैंक लिख लिया करो यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई तो पहले ही कैंसिल हो गया ना एक बार, डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि सामने वाला वाई बोलेगा मेरे को बिल कैंसिल कर और पैसे ले जाए। कोई डिस्काउंट नहीं लगा, तो पूरे 50,000 रुपये मिल गए। अब मेरे को यहाँ से ना कट करवाओ, क्या से क्या कट हो गया है। 1 मिनट, कौन सी एंट्री में? वाई डेबिट था, वाई क्रेडिट, वाई से वाई कट हो गया, और बिल रिसीवेबल से बिल रिसीवेबल क्या कट हो गया, क्या बच गया? क्या बच गया? नेट एंट्री क्या बच गई हर्ष? हाँ, लिखो यहाँ पे नेट एंट्री। आप लोगों ने ऐसे कट नहीं करना, वैसे ही नेट एंट्री लिख लो। नेट एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर पेपर में नेट एंट्री भी करनी पड़ेगी? जी नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। नेट एंट्री समझ आ गई ना? वाई से वाई कट गया, बी आर से बी आर कट गया। चलो अब उसके नीचे लिखो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई। उसके नीचे लिखो एक्स की बुक्स हो गई, वाई की बुक्स में इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वाई। वाई कौन है जी? बायर। पहली डेट आएगी 1/1/19 को। अब बुक में नहीं देखना, आपको डेटा पता है। पहली एंट्री बायर क्या करता है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे सामान खरीदा मैंने? एक्स से, 50,000 का। हर्ष सेकंड एंट्री में क्या हुआ होगा? वाई ने बिल एक्सेप्ट किया होगा। वाई के लिए बिल रिसीवेबल है कि पेबल? पेबल। डेट सेम, एंट्री बताओ। एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, वो क्रेडिट में आता है। तीसरे नंबर पे महक क्या होगा? कहानी कहाँ तक घूमेगी? हाँ, इसका मतलब क्या होता है इस एंट्री का? एंट्री ठीक है, पैसे मिले हैं, पैसे दे रहे हैं, बायर है तो पैसे देगा। कौन सी डेट पे पैसे देता है बायर? 4/4। मतलब सर इस वाले चैप्टर में डेट्स भी हमें ध्यान से लिखनी पड़ेंगी। अगर डेट गलत हो गई मतलब कि आपका नंबर कटने के चांसेस है। एंट्री क्या बोली है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे मेरे को बताना क्या से क्या कट हो गया। एक्स से एक्स कट हो गया जी, बीपी से बीपी कट हो गया। नेट एंट्री लिखवाओ मेरे को, लिखो आप लोग भी उसके नीचे नेट एंट्री। नेट एंट्री क्या बताइए? ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सर फिर इतनी सारी एंट्री क्यों करनी है? क्योंकि ट्रांजैक्शन बड़ी सारी हो रही है ना। पहले सिर्फ बंदे ने सामान लिया है, एक एंट्री है। हाँ हाँ, ये तो स्टार्टिंग है। ये जैसे 3-3 एंट्रीज है ना, जैसे अपन एंडोर्स नहीं करते, उसकी बुक्स भी बनानी पड़ेंगी। और जैसे यहाँ पे 3-3 एंट्रीज हैं। हाँ, 2 बिल भी हो सकते हैं, और दूसरा क्या होता है जो अपन ने डिस्काउंट नहीं करा के आए हैं। नहीं नहीं नहीं, हो जाएंगे, कोई इतना नहीं घबराने वाला। अब देखो ये क्वेश्चन है, कितने मिनट लगे आपको? 4-5 मिनट भी नहीं लगे। टाइम सब कुछ होता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, हाँ होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 3। मंडे आपका टेस्ट होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर का।